Hello friends, welcome to physics time. So this is our fourth video of the solution of 2020 पेपर. जो 2020 का पेपर था उसकी 3 वीडियोस में डाल चुकी हूँ. 120 तक थे क्वेश्चंस उसमें. ये फोर्थ वीडियो है, इसमें 10 नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम द 121 क्वेश्चन. ये क्वेश्चन क्या था, इसमें बोला है हमें कि द मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया वो किसके प्रोपोर्शनल है, पी एक्स और वी वाई के. हमें एक्स और वाई में रिलेशन निकालना है. अगर आप इस क्वेश्चन को ऊपर से पढ़ोगे तो आपको ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन लगेगा कि प्रेशर की, लिक्विड की फ्लो की बात कर रहे हैं. बट एक्चुअली ये डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है. इसमें डायमेंशंस मैच करनी है, फॉर्मूला निकालना है. तो लेट्स फाइंड कैसे. देखो हमें क्या बोला है, मास पर यूनिट सेकंड पर यूनिट एरिया किसके प्रोपोर्शनल है, प्रेशर की पावर x और वेलोसिटी की पावर y की. लिख लिया हमने ये. अब हम इनके डायमेंशंस उठा लेते हैं. ठीक है, मास की डायमेंशन क्या होती है, m1, टाइम की t1, एरिया की l2, प्रेशर की क्या होती है m1 l-1 t-2 की पावर x. प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए k लगा देंगे एज इट इज. ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट लगेगा यहाँ पर. वेलोसिटी की L1 t-1 की y. इसको सारा मिक्स कर लिया तो ये आ गया हमारे पास. अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो डायमेंशंस है दैट मस्ट बी इक्वल. तो x इनको कंपेयर कर लो, m की डायमेंशन को m से, m की पावर को, x इज इक्वल टू 1 निकल गया यहाँ से. यानी नेक्स्ट l वाले से l वालों को कंपेयर करो, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -2. x निकला हुआ है यहाँ से, y निकल जाएगा -1. सो वी हैव द रिलेशन x इज इक्वल टू -y. निकल गया. नाउ 122 क्वेश्चन. ये था हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन. मैंने हमेशा आपको बोला था फॉर्मूलाज में कि डिस्क, रिंग और 3-4 इनर्शियाज बताए थे जो याद रख लेना. उसके बेसिस पे सारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस हो जाते हैं. अब इसमें क्या बोला है, एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका मास है m, रेडियस है कैपिटल R. उस पे एक रिम लगा दी एडिशनल जिसका मास है m, और उस रिम के ऊपर 4 पॉइंट्स लगा दिए जिनके मासेस है m/4 ईच, और जो कितने दूर पे है r/2. इस पूरे सिस्टम का जो ये सिस्टम बन गया, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डिस्क का, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क. मतलब इसके सेंटर से जो लाइन जा रही है ऊपर की तरफ आपके, उससे. सो कैसे निकालेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम, कैसे निकलेगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क प्लस मूवमेंट ऑफ मासेस, चारों मासेस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करेंगे, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिम का भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करेंगे इसमें. डिस्क का क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हाफ m/r². अगर मासेस का इनर्शिया निकालोगे तो कितना होगा, 4. 4 चीजें हैं, एक का कितना मास है m/4 और रेडियस कितना है r/2 का स्क्वायर. रिम का क्या है m/r². क्लियर. नाउ ये इन सबको सॉल्व करके ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7mr²/4. इसमें गलती कहाँ होने के चांसेस थे, इसमें गलती होने के चांसेस थे कि यहाँ पर जो ये रिम, एडिशनल रिम लगाई है, इसको हम अगर ना ऐड करते तो आंसर हमारा ये आ जाता. तो ये चांसेस थे, लेकिन इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा. 123rd क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में बोला है कि मेटेलिक रिंग है जिसका रेडियस है a, रेजिस्टेंस है r, और जो एक मैग्नेटिक फील्ड में है जिसका मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है B0 sin ωt. ग्रेविटी नेग्लेक्ट करेंगे तो हमें ये बताना है या तो करंट या फोर्स, एक चीज के बारे में प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है. तो एक ही फॉर्मूला है, वहां से हम दोनों के लिए निकाल सकते हैं. लेंस लो, लेंस लो लगाएंगे तो हमारा लेंस लो क्या कहता है, I इज इक्वल टू d∅/dt r. फाई क्या होता है, फाई की वैल्यू हमें पता होना चाहिए. फाई क्या होता है b.a. b कितना दिया हुआ है B0 sin ωt. a क्या है, एरिया ऑफ द रिंग. जो यहाँ पर रिंग दी हुई है मेटेलिक रिंग, उसका रेडियस दिया हुआ है a, तो उसका एरिया कितना आ गया πa². इसका अगर हम d∅/dt कर लेंगे तो आ जाएगा cos ωt B0 πa² ओमेगा. इसको इधर पुट करके ले जाएंगे
तो हमारा आई आ गया ये। अब आई के ऑप्शंस चेक करें अगर हम, तो इसमें बोला है द करंट इन द रिंग ऑसिलेट्स विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा। अब जब हमने करंट कैसा निकाला तो ऐसा कुछ आया नहीं, तो लेट्स चेक आउट फॉर द फोर्स। तो इसमें अगर आप फोर्स निकालोगे तो वो क्या आती है, फोर्स इज इक्वल टू आई बी डी एल। आई बी एल लगा लो, ठीक है। अब पूरा एल लगाओगे तो एल कितना होता है, सर्कमफ्रेंस होता है, वो लगा सकते हो आप, डिपेंड्स। पर यहाँ पर हमें प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है, एक्चुअल फॉर्मूलाज निकालने नहीं है। इसमें जो आपका थर्ड ऑप्शन है उसमें पूछा फोर्स पर यूनिट लेंथ, निकाल के देख लेते हैं। फोर्स बाय लेंथ क्या हो गया, आई इंटू बी। आई की वैल्यू निकाल ली हुई थी, ये पुट कर दी, बी की निकाली हुई थी दिस। तो यहाँ से हमें पता चला एफ बाय एल इज प्रोपोर्शनल टू बी नॉट स्क्वायर। तो थर्ड वाला ऑप्शन बैठ गया। देखो ऐसे क्वेश्चंस ना सिर्फ तभी होते हैं जब प्रैक्टिस की हो, कभी सुना हो, देखा हो क्वेश्चन को। ऑन द स्पॉट ऐसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते। नाउ 124th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था कि क्वेरी है या नहीं। नहीं, ये क्वेश्चन ठीक है। क्वेरी एक और क्वेश्चन में है, उसको हम एज ऑब्जेक्शन यूज कर सकते थे, बट मुझे अभी पता चला कि उसमें ऑब्जेक्शन है। सो प्लस मेरे पास ऐसा कोई बुक से वो रिलेटेड नहीं है क्वेश्चन, तो हम उसका प्रूफ नहीं दे सकते थे ऑब्जेक्शन का ना। सो लेट्स फाइंड आउट। 124 जो है उसमें है कैपिलरी ट्यूब जिसकी लेंथ है 10, रेडियस है 10, और वो थीटा एंगल बना रहा है वाटर सरफेस के साथ। सरफेस टेंशन है इतनी, एंगल ऑफ कांटेक्ट है 0 डिग्री। सो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द थीटा एंगल मेड विद द वाटर सरफेस। तो देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r रो जी। अब देखो h यहाँ पर हम किसको यूज करेंगे, द लेंथ ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। जब उतना ही पानी है, उतनी हाइट है, तब कितना थीटा बना रहा है वो। सो दिस, ये सेंटीमीटर में गिवन है तो इसे मीटर में चेंज करो। 2 टेंशन की वैल्यू दी हुई है 0.075। कॉस थीटा निकालना है हमें। आर कितना दिया हुआ है 1 mm यानी 10⁻³ मीटर। रो क्या है, वाटर की डेंसिटी कितनी होगी 10⁻³ एंड जी इज 10। इन सब को अगर हम सॉल्व करेंगे एंड वी विल हैव cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos थीटा की वैल्यू 1/2 होती है 60 डिग्री पे। सो आंसर इज 60 डिग्री। 125th क्वेश्चन, ये है हमारा एक्सेस प्रेशर, सॉरी उस पे जब एक डेप्थ पे प्रेशर आता है। ये वाला फॉर्मूला भी इजी था, लेकिन हमें एक्चुअली इतना टाइम ही नहीं था वहां पर कि हम क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर सके। इजी थे क्वेश्चंस पर इतने लेंथी थे कि सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। नाउ इसमें बोला है कि एक एयर बबल है जिसका वॉल्यूम है वी नोट, वो रिलीज किया फ्रॉम डेप्थ से रिलीज किया। मान लो ये एक टैंक है, इसकी डेप्थ है h, यहाँ पे कोई एयर बबल पड़ा है, यहाँ से उसे छोड़ दिया, वो ऊपर जाएगा, ऑब्वियस है। इन्होंने बोला जब वो यहाँ आया बिल्कुल सरफेस के ऊपर, जस्ट अबव द सरफेस, तो उसका वॉल्यूम 2v नोट हो गया। यहाँ क्या था v नोट, ठीक है। टेम्परेचर सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। तो हमें क्या निकालना है, डेप्थ निकालनी है, ये h। अब आपको पता है यहाँ पे प्रेशर अगर P1 है तो यहाँ P2 होगा। ये अगर वॉल्यूम ये P1 है तो ये P2 होगा। इस तरह से इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आएगा जिसका फॉर्मूला होता है। तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे एक प्रेशर दिया हुआ ऑलरेडी, दूसरा प्रेशर हमें नहीं पता। प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच। अगर आपने पढ़ा हो कि एक डेप्थ पे कितना प्रेशर डिफरेंस होता है, वो होता है रो जी एच के इक्वलेंट होता है P2 - P1 इज इक्वल टू रो जी एच। ये इधर ऐड हो रहा है। अब हमें इस इक्वेशन में रो भी पता है, जी भी पता है, एच निकालना है, पर उसके लिए हमें P1 तो पता है, P2 की वैल्यू चाहिए। तो कैसे फाइंड करेंगे, जब पहले जहां पर था वो वॉल्यूम क्या था 2v नॉट, फिर v नॉट हो गया, ठीक है। प्रेशर कितना है उस टाइम पे 10⁵, P2 निकालना है। अब ये प्रोसेस में आपने एक चीज नोटिस की कि टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस सेम रहा, यानी ये आइसोथर्मल प्रोसेस हुई अगर, तो आइसोथर्मल में क्या होता है P1 इज इक्वल टू P2,
P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, यहाँ से हम P2 निकाल देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, P2 इज इक्वल टू P1 V1 बाई V2, वैल्यूज पुट कर दो तो P2 क्या आ गया 2P1, इसको ले जाके इधर पुट कर दो, ये क्या आ गया 2P1 माइनस P1 इज इक्वल टू रो जी एच, तो ये क्या आ गया H क्या आ गया P1 बाई रो जी, P1 की वैल्यू क्या 10⁻5, रो की 10⁻3, G की 10, तो ये H कितना आ गया 10 मीटर हाइट। ओके 126 क्वेश्चन, ये थियोरटिकल क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप। इसमें ये बोला है कि कार्नोट साइकिल इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। इन्होंने बोला द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए कार्नोट साइकिल इज 100% सिंस द कार्नोट साइकिल इज एन आइडियल प्रोसेस। कार्नोट साइकिल एक आइडियल प्रोसेस है, बट इसकी एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकती। फॉर 100% एफिशिएंसी Q2 मस्ट बी 0, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं हो सकती, पहला ही गलत है इसका। स्टिल आगे वाले देख सकते थे आप। जो कार्नोट साइकिल है वो आइसोथर्मल प्रोसेसेस होती हैं इसमें दो, और दो एडियाबैटिक प्रोसेसेस होती हैं, ऐसा होता है। इसमें दो आइसोथर्मल भी होती हैं, दो एनिस्ट्रोट्रॉपिक प्रोसेसेस, मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो एंट्रोपी कांस्टेंट यानी टेम्परेचर विल, मतलब आप टेम्परेचर रिलेटेड ले सकते हो आप इस चीज़ को, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, और ऐसा होता है। जो एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर्स ऑफ टू थर्मल रिसोर्सेज। डेफिनेटली T1 और T2 पे ही डिपेंड करती है इसकी एफिशिएंसी, और किसी चीज़ पे तो डिपेंड करती ही नहीं। दैट मीन्स आपका फर्स्ट वाला जो आपने चूज किया वो ही इसका ऑप्शन गलत है, यानी यही ऑप्शन आएगा। नोट पूछा है तो ये आएगा ऑप्शन। नेक्स्ट, डिफ्यूजन करंट इन पीएन जंक्शन। डिफ्यूजन करंट होता है जब हम दो, मतलब P और N को आपस में डिफ्यूज करते हैं, जोड़ते हैं, उस टाइम पे करंट सडन डिफ्यूज करता है विदाउट एनी बाइसिंग। तो वो डिफ्यूज जो होता है वो ऑलवेज विल बी फ्रॉम P to N, वो किसी और साइड से डिफ्यूज नहीं होगा। नाउ 128 क्वेश्चन, दिस इज द ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन। मुझे तब ध्यान नहीं रहा जब ऑब्जेक्शंस फिल हो रहे थे, क्योंकि तब तक यहाँ तक मैं पहुंची नहीं थी सॉल्व करने पे, सॉरी फॉर दैट। हो सकता है किसी का एक ऑब्जेक्शन फिल करके हो जाता करेक्ट, बट इंग्लिश हिंदी में और CDP में काफ़ी ऑब्जेक्शंस है, अगर किसी का 1-2 मार्क्स रहता है तो वहाँ से हो जाएगा कवर शायद। तो इसमें क्या ऑब्जेक्शन है, इसमें इन्होंने आंसर दिया हुआ है फर्स्ट, बट मेरे अकॉर्डिंग आना चाहिए सेकंड जो मैंने सॉल्व किया है। तो लेट्स फाइंड आउट कि सॉल्यूशन में क्या गड़बड़ है। इसमें बोला है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 kg ऑफ वाटर, यानी कि 1 kg वाटर है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे हम उसे बॉयल कर रहे हैं, तो वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। उस टाइम स्टीम का प्रेशर है 10, डेंसिटी दी हुई है, तो हमें क्या बताना है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कितनी हुई। L दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। अब हमें पता है डेल्टा क्यू कैसे निकलता है, M इंटू एल, ये फॉर्मूला तो मैंने रटवा रखा है। व्हेन देयर इज अ फेज चेंज, तो डेल्टा क्यू कैसे निकला, M इंटू एल, डेल्टा क्यू निकल गया। अब सिस्टम में कुछ वर्क डन भी हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, उसी की वजह से थर्मोडाइनमिक्स का अगर हम फर्स्ट लॉ लें तो वो क्या कहता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये तो निकाल लिया, ये निकालना उसके लिए ये भी चाहिए, तो डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, पी डेल्टा वी, डेल्टा वी निकाल लो, पी तो आपको पता है ऊपर दिया हुआ है दिस। डेल्टा वी कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ स्टीम। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आएगा, 1/1000 मीटर क्यूब। कैसे निकला, जो इसकी डेंसिटी है दैट इज फॉर 1 kg, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है, आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो गया, यहाँ ले गए मास बाय डेंसिटी, मास कितना है दोनों का, 1 kg उठाया हुआ है, सो वॉल्यूम क्या आ गया, बाय डेंसिटी कर दो। आगे डेल्टा वी कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी दोनों को माइनस कर लेंगे, दिस। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो गया, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी। पी कितना दिया हुआ है, 100 किलो पास्कल, किलो पास्कल के लिए 10⁻3, 1.7 एंड दिस, ये आ गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आएगी, बाय थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, तो ये आ गई आपकी दिस। तो ये आंसर आ गया।
अब जो क्वेश्चन में क्या किया इन्होंने निकाला है इंक्रीज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, और चेंज इन एनर्जी यहाँ पर निकल चुका है आपका। तो इन्होंने इसको आंसर मानना है। अगर इस क्वेश्चन में इंटरनल एनर्जी की जगह सिर्फ इंक्रीज इन एनर्जी पूछा होता ना तो आंसर ठीक था बिल्कुल इनके अकॉर्डिंग, बट इन्होंने इंटरनल वर्ड यूज किया है, इसकी वजह से आंसर ये होना चाहिए। तो मेरी तरफ से ये ऑब्जेक्शन है एचरेट के लिए। बाकी देखो भाई, ये क्वेश्चन है आपका रिलेटेड टू, आप जब नेट में पढ़ते हो ना, तो नेट के लिए आप जब पार्टिकल फिजिक्स पढ़ते हो वहां पर आता है ये, बट ये थोड़ा सा उससे भी अलग है। पार्टिकल फिजिक्स में आपको रिएक्शंस उनके बारे में पढ़ना होता है, एनर्जीज नहीं इतनी निकालनी होती। यहाँ पे एनर्जीज निकलवाई हुई है। इन्होंने एक रिएक्शन दिया पाई से, जो है पाई डीके हो रहा है म्यू में और न्यूट्रिनो में। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जो पाई था वो रेस्ट पे था। एक चीज समझो, किसी भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी होती है उसकी रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। स्टेशनरी पार्टिकल था पाई, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 होगी, तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ से क्या लगेगा, हमें न्यूट्रिनो की एनर्जी निकालनी है। ऑब्वियस न्यूट्रिनो की एनर्जी क्या आएगी, एनर्जी ऑफ पाई माइनस एनर्जी ऑफ म्यू। ठीक है, अब जो ये पाई है इसकी एनर्जी सिर्फ रेस्ट मास है, तो ये क्या आ गया एम पाई सी स्क्वायर। इसके पास दोनों एनर्जी होंगी ये, और जो हमारा ये है न्यूट्रिनो, ये इसके पास कोई रेस्ट मास एनर्जी नहीं होगी। ये बताऊंगी क्यों। तो ये आ गया एम पाई सी स्क्वायर माइनस दिस, ये क्या है हमारी म्यून की, तो ये क्या आ गया एम म्यू सी स्क्वायर प्लस टी म्यू। ये क्या होगी इसकी रेस्ट मास एनर्जी, ये क्या होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी। इसकी और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, पुट कर दो। ये जो वैल्यूज है, ये वाली वैल्यू आपको जब प्रैक्टिस करते हो तो याद हो जाती है, क्योंकि इसको निकालने बैठोगे तो आपको 5 मिनट लगेंगे। तरीका है इसका निकालने का, बट आपको 5 to 6 मिनट्स कंज्यूम होंगे इसे निकालने के लिए। बट इस टाइप के अगर आपने क्वेश्चन कभी प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपको पता होगा दिस इज द रेस्ट मास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द म्यून एट दैट टाइम। फॉर्मूला होता है देखो इसका भाई, मैं डायरेक्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कोई फायदा नहीं है इतना लंबा करने का। इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, हमेशा नहीं आते। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको इतना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस रेगुलर आते हैं उनके लिए दिमाग खराब करो अपना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा। ये होगी टोटल एनर्जी ऑफ द न्यूट्रिनो। हमें क्या चाहिए उसकी, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। अब न्यूट्रिनो की टोटल एनर्जी ये है, आपको पता है न्यूट्रिनो की रेस्ट मास एनर्जी 0 होती है। क्यों, एम म्यू सी स्क्वायर होती है रेस्ट मास एनर्जी, और रेस्ट मास ऑफ द न्यूट्रिनो इज 0, तो ये 0 होगी। तो जो ये एनर्जी बची, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रिनो। नेक्स्ट 130, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, दिस इज द आंसर। इसमें क्या बोला है, मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज दी हुई है और हमें मॉड्यूलेशन फैक्टर निकालना है। तो मॉड्यूलेशन फैक्टर वोल्टेज का दिया हो, पावर का दिया हो, करंट का दिया हो, वी मैक्स माइनस वी मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम होता है। किसी का भी दिया हो, पावर, करंट, कुछ भी। यहाँ पर वोल्टेज का पूछा तो ये वोल्टेज का निकाल दो, वो निकल जाएगा ऑटोमेटिक। इसी तरह से फॉर्मूलाज होते हैं। तो ये हो गए हमारे 130 क्वेश्चंस कवर। इसका 20 क्वेश्चंस और रह गए। सून जितनी जल्दी वो सॉल्व हो जाएंगे मैं उनकी वीडियोस अपलोड कर दूंगी एज सुन एज पॉसिबल। सो और कोशिश आज शाम तक आपको जो क्वेश्चन सीरीज है उसके लिए पहली वीडियो मिल जाएगी। सो लेट्स फाइंड आउट कि आप उस पर रिस्पॉन्स कैसा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी वीडियोस आगे चलेंगी। So thank you for watching the video and please do subscribe my channel and like the video.